हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि एक्यूमुलेशन, मेकअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क डाउन पे आते हैं। हम इसको स्टेज एनालिसिस बोलते हैं। इस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेज एनालिसिस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, सेन वेस्टन $7,000 लेता है सीबीसी को पढ़ाने का। कितना लेता है? $7,000। ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फ्री में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब वो उसमें पतला पतला 250-300 पेज की पीपीटी उसमें डाल देगा। ठीक है। उसके बाद उसको आपको बेचेगा कितने में? $7,000 में। ठीक है। $7,000। कोई $10,000 स्टेज एनालिसिस पढ़ाने का, कोई $12,000 ले रहा है। इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि जैसे ये हो स्विंग ट्रेडिंग में जो आप काम करते हैं उनको अगर इसको अप्लाई करें ना, पर ट्रेड कब मिलेगा? मैंने बताया साल भर में 40 से 45 ट्रेड मिलेगा बस। इससे ज़्यादा ट्रेड करना भी नहीं है सर। उसमें 3 गुना 4 गुना आपका कैपिटल हो जाएगा। और अभी साइकिल एनालिसिस के बाद पढ़ाऊंगा, जल्दी से खत्म करता हूँ क्योंकि 2 सवा 2 बजे तक का ही टाइम यहाँ पे। साइकिल एनालिसिस पे थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लिए और उसके बाद जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ अभी, इस मेथड को फॉलो कर लिए, आप ये समझ लो कि पैसा तिजोरी में रखे मतलब समाएगा नहीं। रीजन उसके पीछे क्या, जब साइकिल एनालिसिस पढ़ोगे आप ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार हमको ना, अभी क्या है कि 2024 चल रहा है। ठीक है। अब ये रैली कब तक चलेगी? 10-15% की करेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी 22,500-800 चल रही, हो सकता है 19,000 आ जाए। दिस इज करेक्शन, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। बट 50% का करेक्शन कब आएगा? दैट विल टेल यू साइकिल एनालिसिस। ये कोई नहीं बताएगा। वो साइकिल एनालिसिस बताएगी कि 50% का करेक्शन कब आएगा। हमको पूरे पोर्टफोलियो को जीरो करके बैठ जाना है और इंजॉय करना जो हमने पैसा बनाया हुआ है। और वेट फॉर 1 साल वेट करो, 6 महीने वेट करो, 9 महीने वेट करो, 14 महीने वेट करो। जब 40-50% करेक्शन आता है पूरे पैसे को डाल दो। ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है पैसा। एक बुक पढ़ रहा था मैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। उसने बोला जो इंटरनेट ट्रेडर होते हैं ना, इंटरनेट ट्रेडर जो बोलते हैं मैं तो इंट्राडे करता हूँ जी, स्क्वायर अप करता हूँ, रात में सो जाता हूँ, सुबह आराम से करता हूँ। उसने बड़ा एक एग्जाम्पल दिया। बोला $120 पे एक शेयर खरीदा कोई इंटरनेट ट्रेडर। ठीक है। 120 पे खरीदा, 122 पे निकल गया। ठीक है। 122 निकल गया, कितना कमाया वो? $2। ठीक है। फिर वो इसी शेयर को 134 रुपए पे खरीद रहा है, फिर 138 रुपए पे निकल रहा है 138 पे। कितना कमाया? $4। फिर इसी शेयर को $148 पे ले रहा है, $158 पे निकल रहा है। तो सर टोटल कितना पैसा कमाया? 64। और जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर 120 रुपए पे ले रखा था, 160 रुपए पे निकला, सर वो कितना कमाया? और आपने एक बार खरीदा एक बार बेचा, तो ब्रोकरेज भी आपकी सिर्फ 2 ही बार लगी। ये 4 बार ब्रोकरेज दिया, कितना कमाया? दिस इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडर। ये सार्काज्म किया था उस बुक में, मैं पढ़ा था तो मैंने कहा चलो बता दूं, मेरे दिमाग में आ गया। ये इंट्राडे ट्रेडर होते हैं। ठीक है। ये स्विंग ट्रेडर का ये कमाल है। अगर इंट्राडे प्ले करना है, प्ले ओनली इन निफ्टी। इफ यू वांटेड टू प्ले इन स्टॉक्स, प्ले फॉर स्विंग। सर ये तो विजिबल चीज है, पर उसने रिस्क भी तो ओवरराइट नहीं लिया। मतलब आई टोटली एग्री कि स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बनता है, पर अब इंट्राडे सर तो रिस्क में तो आए ही हो ना यार। पिच पे मैदान में खेलने आए तो रिस्क लेके तो खेलने आए हो। नहीं, वो तो ठीक है। फिर किसी की पर्सनालिटी को ना सूट करता हो कि उसको ओवरनाइट रिस्क नहीं कैरी करना, तो नहीं मिलेगा उसको इतना पैसा। सिंपल सी बात है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि बंदूक पे नोक लगा रहा हूँ उसमें करना ही है, तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा सर। आप करते रहो ऐसे काम, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। सी लिसन मी, आप मत करो। कोई कंपेल नहीं कर रहा आपको, कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है। आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप सिर्फ आप 10 रुपए का ब्रेड बटर पे खुश हो, ठीक है, तो खुश रहो आप समझो बात को। कोई कंपेल थोड़ी कर रहा है आपको। मैं तो रिस्क रिवार्ड की बातें कर रहा हूं कि उसको $8 मिले, उसको $40 मिले। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग इन द सेम स्टॉक्स। आप समझो बात को। वो नहीं रिस्क लेगा तो उसको नहीं पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। पैसा तो उसी वही कमाता जो रिस्क लेता है। कितने लोग हैं अडानी गिरने पे 1100 पे खरीदा, वो सारा 200 रुपए की बातें कर रहे थे।
2008 में जब मंदी आई, शंकर सना रोज टीवी पर आता, बोलता था 200 निफ्टी हो जाएगी, 200 निफ्टी हो जाएगी। 2200 से एक ही महीने, एक ही साल के अंदर 650 होगी। आप समझ रहे बात को? तो वो तो आप करो इंट्राडे, कौन मना कर रहा है? बट मैं स्टॉक्स एक बार जब रैली पकड़ लेता है ना, अपने अपने जो आपके मेथोडोलॉजी है, जो जैसे मैं डब्ल्यूटी गेन को जो फॉलो करते हैं, एक बार जब रैली पकड़ लेगा ना, तो बीच बीच में झटके आते रहेंगे। आप समझो बात को। कोई स्टॉक आपने 700 रुपए पे लिया, सपोज दैट, ठीक है, ये तो होता रहेगा ना सर, ये तो आता रहेगा ना, ये तो आता ही रहेगा, ठीक है। जब तक ये वाला लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं करता है, तब तक वो थोड़ी निकलना है, ये तो आता ही रहेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग में ये कमाल है कि कभी क्या होगा, 500 रुपये आपने शेयर लिया, आपने 50 रुपए कमाया उसमें, और फिर दूसरे दिन हो सकता है वो जीरो हो जाए, और फिर टेम्पटेशन होगा आपको कि यार काट लिया, तो हो सकता है 3 बार हो, आपको लगेगा कि यार अब तो 1.5 लाख रुपए तो मिस कर चुका मैं। चौथी बार जैसे गए आप एग्जिट किए और रॉकेट हो गया, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ये इंतजार आपको करना पड़ेगा, ये फ्लक्चुएशंस आपको वेट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपकी स्टडी पे, आपकी स्टडी और कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। सो मैं बात कर रहा था एक्यूमुलेशन, मार्केट अप एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट डाउन, इसको डब्ल्यूटी गैन ने बोला है। बट दूसरे जो आपके ट्रेडर्स हैं इसको स्टेज एनालिसिस भी बोलते हैं। स्टेज एनालिसिस में क्या होता है, 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। पहला स्टेज ये होता है, स्टेज ए। दूसरा स्टेज होता है जब ये ब्रेकआउट लिया, ये स्टेज बी। तीसरा ये होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा, स्टेज सी। जब ये ब्रेकआउट लेकर के नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेज 4। अब ध्यान देने वाला था, पीपीटी पे मैं जाऊंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि टाइम इज ओवर होने वाला। अब यहाँ पे आपको जो फोकस करने वाली बात है ना, ये स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कौन से स्टॉक्स होने चाहिए जो फंडामेंटली गुड हैं लेकिन प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सेक्टर में करेक्शन है बट स्टॉक्स फंडामेंटली कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं है। वॉल्यूम में हो सकता थोड़ा डिक्रीमेंट आ गया हो, प्राइस अर्निंग गिर गया हो, ईपीएस थोड़ा सा गिर गया हो, बस एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही नेक्स्ट रिजल्ट प्रीवियस रिजल्ट से अच्छा आना शुरू हो, अब ये समझना ये ब्रेकआउट लेना शुरू कर देगा। हो सकता है आपको यहां पे स्टॉक न मिले, यहां पे मिले, ठीक है, लेकिन आपको फोमो नहीं लाना है कि यार फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया ये प्राइस, आपको यहीं पे ले लेना स्टॉक, ये स्टॉक यहां तक जाएगा, ठीक है। और एक बार रैली पकड़ लेता है तो 3-3 महीने 4-4 महीने नेक्स्ट रिजल्ट तक रैली पकड़े रहता है स्टॉक्स, जब तक अगला रिजल्ट उसका खराब या खराब कुछ ना हो, प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। फिर अगला रिजल्ट भी अच्छा आएगा तब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि ये रैली ले चुका है। लेकिन रिजल्ट प्रीवियस भी अच्छा था और इस बार भी अच्छा रिजल्ट है, फिर भी स्टॉक गिरा, तो स्टॉक यहीं तक आएगा, स्टेज 4 यहीं बनाएगा, और सपोज दैट ये वाला पोर्शन यहाँ से फिर स्टेज बनाना शुरू कर देगा। ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहीं तक आएगा, यहाँ से फिर स्टेज बनाना शुरू कर देगा, और इस बार जो क्रॉस करेगा इसको क्रॉस करते चला जाएगा। ऐसे बड़े जो ट्रेडर होते हैं ऐसे पैसा बनाते हैं। सर एक्यूमुलेशन फेज में आप 200 ईएमए को देखोगे या नहीं देखोगे? देखो, अगर स्टॉक्स जो है 200 ईएमए के ऊपर है, अगर हिंदुस्तान लीवर है 200 ईएमए के नीचे है, नेस्ले है नीचे है, ठीक है, लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई चीज तो उसको 200 ईएमए के ऊपर लेके जाएगा ना। बजाज फाइनेंस को लेके गया ना, 200 ईएमए के साला 800 रुपये नीचे था, एक ही महीने में सब 200 ईएमए सब क्रॉस करके चला गया। तो वही मेथोडोलॉजी समझनी है। ये हमारा जो सिस्टम है वो यही बताता है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको 200 ईएमए के नीचे भी हम कैसे बाइंग करें, उसे क्या मेथोडोलॉजी है। क्योंकि 200 ईएमए, मान लो स्टॉक 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 200 ईएमए 800 पे है सपोज, ठीक है, और ये हिंदुस्तान लीवर है, थोड़ी देर के लिए मान लो, या रिलायंस है या टीसीएस है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर, या इन्फोसिस है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, या नेस्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, सीएट टायर है, कोई दिक्कत नहीं है, टीवीएस मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है, बजाज ऑटो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फंडामेंटल चेंज हो जाएगा इसमें? अर्निंग ही तो होगा, कभी मोटरसाइकिल बिकेगी कभी नहीं बिकेगी।
उस कंडीशन में हमें 200 रुपए की रैली को कैसे मतलब हम कैसे कैप्चर करें, उसके लिए फिर हमारी अलग मेथड है। और फिर हम 200 EMA क्रॉस करेगा, उसके बीच में और भी EMAs हैं, वो कैसे क्रॉस करेगा, तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेट कैसे करें और स्टॉक को कैसे हम 600 से 1500 तक का रैली कैप्चर करें। दिस इज, ये स्ट्रेटजी में जो मैं पढ़ाऊंगा वो ये चीज है इसमें, कि कैसे मैं 6200 रुपए पे 6300 रुपए पे, पूछो मैंने बजाज फाइनेंस को बोला था, ये है बैठा हुआ कि यहाँ बनना 200 EMA के नीचे है, लेकिन मेरी मेथोडोलॉजी में बाइंग बन रही है और ये देखना है रॉकेट हो जाएगा। हो गया रॉकेट, 15 दिन में हो गया। वो चीज देखनी है आपको। कोई ना कोई स्टॉक को कोई न्यूज तो लेके जाएगी ना 200 EMA। अगर कंपनी अच्छी है, बंटर कंपनी नहीं है, तो लेके जाएगा ना कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई फ्लो तो बाइंग करेगा ना 200 ऊपर क्रॉस करने के लिए। तो 200 अच्छी स्टॉक्स को 200 EMA के नीचे भी हम यहाँ पे अगर स्टेज ये बना रहा तो कैसे कैप्चर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्या फायदा होगा कि आपकी ये 200 पॉइंट की जो रैली है वो मिस, और वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट ये चीजों में बताऊं, 200 EMA के जो ऊपर वाले स्टॉक्स हैं उनकी भी बात करता हूं। अब ये स्टॉक है, ये 200 EMA यहां है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसके नीचे नहीं गया है। ये यहां पे भी ये चारों स्टेज बनेंगे, आप समझो बात को। यहां पे स्टेज ए बनाएगा, स्टेज बी बनाएगा, और फिर स्टेज सी बनाएगा, फिर डी बनाएगा। तो आप यहां पे भी इस वाले पे भी काम कर सकते हो, इस वाले पे भी काम कर सकते हो, बशर्ते स्टॉक्स की क्वालिटी कैसी है। स्टॉक्स की क्वालिटी अच्छी है या बुरी, वो तो सर फंडामेंटल्स पे डिपेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट उन स्टॉक्स को या उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या प्रीमियम दे रहा है, मतलब हाँ, सपोज उसका अभी क्या होता है, सेक्टर रोटेशन यही होता है, ठीक है। हाँ, जैसे सपोज एचडीएफसी बैंक को सपोज हिस्टोरिकली लगा लो 30 से 50 की पी मिलती आ रही है, हाँ, रेशियो कह लो, हाँ, वैल्यूएशन। हाँ, लेकिन एक टाइम होता है सर कि ग्रुप को प्रीमियम थोड़ा कम मिलता है। हाँ हाँ, कम मिलता है। 25 साल उसने कमा लिया जितना कमाना था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब वो धीरे-धीरे मतलब बिल्कुल, बढ़ रही है, हाँ, वो प्राइस नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो हमारी परसेप्शन तो एक बार तो छोड़ दो ना उस स्टॉक को। जब आप पूरी दुनिया को पता चल गया एचडीएफसी बैंक में कुछ नहीं होने वाला है, तो हम कसम थोड़ी खा रखे हम उसमें बने रहना यार। टाइम भी तो है। आप देखो कोई स्टॉक, मैंने पहले ही बताया, कोई स्टॉक आपने ले रखा बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान लीवर ही ले लो, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब ये स्टेज बनाना शुरू करेगा, इस अर्निंग के बाद स्टेज ये क्रॉस करेगा, ये अभी बनाएगा 10-15 दिन स्टेज बनाएगा, 2230 रुपए से लेकर के 2280 रुपए तक के स्टेज बनाएगा ये, ठीक है। अब हो सकता है इस बार भी अर्निंग खराब आ जाए तो मूव नहीं करेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, लेकिन जैसे अर्निंग खराब अच्छी आएगी ये भाग जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक आप महीने भर से होल्ड कर रखे हो और आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, ऊपर जा ही नहीं रहा, तो एग्जिट कर जाओ ना स्टॉक्स को। दूसरे स्टॉक्स में जो अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे एंट्री करो। कसम थोड़ी खा रखी को लेकर बैठना ही है। आज जितनी भी दुनिया की स्ट्रेटजी है सब प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। मैं जो बता रहा हूँ वो वैसा थोड़ी कि नहीं, हाँ माँ सरस्वती बोल दी है तो वो बिल्कुल साला एक्यूरेट ही होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेज एनालिसिस है, कुछ स्टॉक्स मैं दिखाता हूं आपको। स्टेज एनालिसिस आप समझ लिए होंगे। ये है, ये देखिए जैसे बना रहा है, कौन सा स्टॉक है, एशियन पेंट है। मैंने जैसे डिसीजन किया एशियन पेंट है। अब इसमें मूविंग एवरेज मैंने नहीं लगा रखा, आप लगा के देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेज ये बनाया था, देखो आप, स्टेज बी बनाया, स्टेज सी बनाया, अब यहाँ पे अगेन स्टेज ये बना रहा है। दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल, जस्ट यू कैन सी, दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल। स्टेज ये बनाया, ये मेथोडोलॉजी हमारी है, हम कैसे यहाँ पे बताएंगे कब बाइंग यहाँ पे हमको करनी है। दिस इज माई मेथोडोलॉजी थ्रू WD गैन। स्विंग के लिए हम वो मेथोडोलॉजी बताते हैं कि हमको यहाँ पे कैसे बाइंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये यहाँ पे हमको नहीं निकलना, यहाँ पे हमको नहीं निकलना, यहाँ पे हमको नहीं निकलना, यहाँ पे हमको निकलना, उसकी मेथोडोलॉजी है हमारे पास, वो चीजें हम बताते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट लिया, उसके बाद ये गिरा, अब नाउ अगेन मेकिंग स्टेज है। अब यहाँ पे हमको कैसे खरीदना, क्या खरीदना है, फिर अगेन जो WD गैन की स्टडी है वो फिर वो बताएगी कैसे खरीदना, क्या खरीदना, क्योंकि वही स्टडी आपको कन्विक्शन देगी। जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक थोड़ी खरीदोगे। आपका अपनी भी स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी है, जब तक अनलेस अनटिल यू हैव कन्विक्शन तो आप नहीं लोगे स्टॉक्स को, ठीक है। अब अगेन स्ट्रेटजी बना रहा है, तो इस तरीके की चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी है। सर इसके अंदर जो स्टेज ए बना रहा है, सपोज हमने ले लिया,
हाँ उसका नॉलेज नहीं, उसने ले लिया, कितने दिन तक होल्ड करें कि हमें मतलब कई बार होता है ना कि वो नहीं करता, कि पेशेंस नहीं हो तो पाता। वो थोड़ी सी तुमको मैंने बताया कि वो तो होल्ड करना, जब तक कि वो सारी चीजें देखो यार। अभी स्टेज ये मैंने स्टेज एनालिसिस पढ़ा दिया, ये पिछले 3 महीने का कोर्स है स्टेज एनालिसिस। अगर आप वेस्टर्न से सीखोगे ना $7,000 दे करके 3 महीने पढ़ाएगा स्टेज एनालिसिस हो, ठीक है। ये तो आपको मैं मोटा मोटा रफली एक चीजें बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिले कि हमको कैसे राइट करना है स्टॉक्स को। अब क्या हुआ, वहां पे जाके देखोगे, वहां पे अर्निंग उसकी अच्छी नहीं आई होगी। अगर आप screener.in पे जाओ, screener.in पे देखोगे तो उसकी अर्निंग ठीक नहीं आई होगी, उसकी ईपीएस भी डाउन हुआ होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को। और उसके बाद वो ब्रेकआउट लिया तो कैसे धड़ाक से गिर गया। अब यहाँ पे देखो दोबारा एक्यूमुलेट कर रहा है। अब जो अच्छे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, जो अच्छे कंपनी के स्टॉक होते हैं, अगर एक बार दो बार अर्निंग उनकी अच्छी नहीं आती, तीसरी बार ऑब्वियस सी बात उनकी अर्निंग अच्छी आएगी। इस बार देखो अर्निंग अच्छी आएगी, जैसे अर्निंग अच्छी आएगी देखो येलो कलर 228 कुछ रुपए लिखा हुआ, 2900 लिखा हुआ, 2930 35 के ऊपर अगर एक वीकली क्लोज दे देता है तो स्टॉक फिर 3400-3500 रुपए हो जाएगा। सिंपल तरीका है। सेम स्ट्रक्चर एचयूएल का चल रहा है अभी। हैं स्टेज ए का स्ट्रक्चर चल रहा है। स्टेज ए यहाँ पे बना हुआ था, देखो इसके प्रीवियस वाला चार्ट पूरा नहीं है, इसमें प्रीवियस वाला चार्ट भी देखोगे तो इसी तरीके से आया। स्टेज ए बना, उसके बाद क्रॉस किया, देखो कैसे चला गया, और फिर देखो कैसे नीचे आ गया। ये 2800 रुपए से चला था, 3400-3500 रुपए तक गया था 2 महीने में। 400 रुपए मिल गए सर 1-1.5 महीने में, क्या चाहिए आपको। गिरा, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर एक महीने से फिर एक्यूमुलेट कर रहा है। जैसे ब्रेकआउट लेता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, आप लोग 50 रुपए ऊपर खरीदो, क्या दिक्कत है, तब भी 400-300 पॉइंट मिलेगा आपको। ऐसे 10 स्टॉक निकालो अपने पोर्टफोलियो, 5 स्टॉक निकालो, 1 करोड़ रुपए है, 5 स्टॉक में पोर्टफोलियो में डाल करके छोड़ दो, कुछ करने नहीं है। सर जो कंसोलिडेशन जो पीरियड है, इसमें देखो किसी को पता नहीं था कितना लंबा टाइम तक बनाएगा वो स्टेज। वो मैंने बताया ना, वो कितना लंबा तक स्टेज बनाएगा, किस लेवल पे एंट्री करना है उसका लेवल भी अलग है। आप समझो बात को। ये तो मैं स्टेज एनालिसिस बता रहा हूँ, किस लेवल पे एंट्री लेना है, जब वो प्राइस आएगा तभी आपको एंट्री लेना है। ऐसा नहीं है कि स्टेज ये बना दिया तो आपको इसी लेवल पे एंट्री लेना, अभी नहीं लेना एंट्री इसमें। अभी ये बता रहा हूँ मैं, स्टेज ये बना रहा है, आप समझो बात को। जब इसकी अर्निंग आएगी, जब ब्रेकआउट लेगा, तब एंट्री लेनी है। ये देखो ब्रिटानिया है, देखो आप कैसे भागा, फिर कैसे गिरा, कितना लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है। अब किसका इंतजार कर रहा है पता है, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। अप्रैल में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट थोड़ा सा भी अच्छा आ गया, इसका ईपीएस बढ़ के आ गया, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बढ़ के आ गया, प्रॉफिट बढ़ के आ गया, देखना फिर स्टॉक 5455 रुपए 5600 रुपए हो जाएगा स्टॉक, देखना। ये देखो स्टेज ये है, ये एचडीएफसी एएमसी है, देखो कैसे ब्रेकआउट लिया और कैसे गया ऊपर। अब स्टेज 3 बना रहा है ये। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है कि स्टेज 3 जो है ना, समटाइम्स स्टेज ए बन रहा होता है, बट ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है कि यार स्टेज 3 बन रहा है, यहाँ पे पोजीशन बुक करके एग्जिट हो जाओ, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा नीचे आकर के स्टेज ए बन रहा होता है और फिर अगेन रैली ले लेता है। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट 5200 रुपए से 10,000 रुपए हो गया तो एक साथ थोड़ी हुआ है सर, ये स्टेजेस बनते गए हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये स्टेज समहाउ ये स्टेज 3 बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये स्टेज ए में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, फिर ऊपर स्टेज 2 बनाएगा, फिर जाकर कहीं आगे जाकर के स्टेज 3 बनाएगा। सो दिस इज एक मेथड है स्टेज एनालिसिस का, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ठीक है। तो ये तो मैं आपकी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। सर कंफर्ट तो वॉल्यूम से आएगा ना, जैसे बेस बना रहे हैं वाला, ये स्टेज 1 है या 3 बेस, ये हमें वॉल्यूम से ही पता चलेगा ना, अगर डिसाइसिवली तोड़ेगा इसको। हाँ, ये स्टेज 3 वॉल्यूम तो जब टूट जाता तब समझ में आता है। किस चीज से फिर वो तो फिर आपकी अपनी स्टडी लगानी पड़ेगी ना सर, उसमें फिर बहुत ही एडवांस WD गैन की स्टडीज हैं जो उसमें लगानी पड़ती हैं, तब पता चलता है हमको यहाँ से एग्जिट होना है। या स्टेज ए बना रहा है, एक्चुअल में स्टेज 3 नहीं है, वो स्टेज ए है, वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फिर तो एडवांस स्टडी पे जाना पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि स्टेज एनालिसिस से देखो कितना बड़ा ट्रेंड मिलता है। 500-500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, पैसा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा आपका। साल भर में अगर 25 से 30 स्टॉक भी अगर आप पकड़ ली इस तरीके से, पैसा बन गया आपका। अब 2250 रुपए भी चल रहा है,
HUL आने तो निफ्टी 19,000 18,000 17,000 तो वही में मरता पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका, 50 रुपए ज्यादा ज्यादा गिरेगा वहां से। ऐसे चीजों को पकड़ना है। अब प्रीवियस देखो, ये है ब्रिटानिया है। अब ये निफ्टी अगर 18,000 भी आ जाएगी ना, ये लेवल तोड़ना बहुत मुश्किल है, 4400 वाला आने तो निफ्टी कहीं आ जाए, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, इतना एक्यूमुलेट कर लिया है, ऑलरेडी प्राइस डी नहीं है। तो इस टाइप के स्टॉक्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो स्टेज 3 वहां पे है, उसके नीचे जब ब्रेक करेगा तभी ये नीचे आएगा स्टॉक, अदरवाइज वो स्टेज ये बना सकता है, आप समझना बात को। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, अगर 1620 रुपए 25 रुपए डिसेसिवली तोड़ देता है तब तो ये गिर जाएगा, स्टेज 4 बना लेगा, नहीं तो फिर स्टेज ए बना रहा है, जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा 1750 वाला, स्टेज 2 बनाना शुरू कर देगा फिर आगे। ये लुपिन है, ये सन फार्मा है, ये डॉक्टर रेड्डी है, HDFC बैंक है, देखो ICICI बैंक है। सर जैसे ऐसे बैंक का आपने स्टेज 3 लिखा हुआ था ऊपर, ये अभी का चार्ट तो नहीं है सर, पिछले साल का है, करंट चार्ट है। तो सर ये स्टेज 1120 रुपए का है। अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई जाती है तो सर ये स्टेज 1 भी तो हो सकती है, क्या पता इसको भी ब्रेकआउट देती है। जरूरी थोड़ी है, हो सकता है HDFC बैंक निफ्टी को लेके जाए। नहीं वो तो भाई एक्सिस बैंक तो हमारा पड़ा है ना, अभी 150 रुपए ऊपर था, ICICI से 60 रुपए नीचे है। इस पे आप श्योर हो सर, मतलब लग रहा है मतलब कि आपको स्टेज 3 है वाला जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, ये जब वो लेवल 1120 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद समझ में आएगा, हाँ अभी नहीं। अगर 1120 के लेवल नहीं तोड़ता है, ठीक है, और वहां से वहां जाकर के फिर जिगजैग पोजीशन बनाने लगता है तो समझ लो कि शॉर्ट पोजीशन बन रही है, लॉन्ग की हो तो एग्जिट हो जाओ इससे। सर ये जो आप स्टेज जो बना रहे हैं, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आपका कैंडल, नंबर ऑफ कैंडल आप देखते हो कितना कैंडल बन चुका है? वो तो यार तुम जब अपना स्टडी लगाओगे ना, नंबर ऑफ कैंडल कौन काउंट करता है भाई, तुम सीधे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो ना। क्योंकि ये स्टेज 3 अगर 1120 के ऊपर चला गया तो हाँ। फिर इसको स्टेज 1 मानेंगे? हाँ स्टेज 1 मानेंगे, अगर 1120 के ऊपर वीकली ट्रेड करने लगा देन दिस विल बी स्टेज 1। तो फिर ये 1 बना के 2 बनाया फिर 1 बनाएगा? हाँ फिर 1 बनाएगा। अच्छा, हाँ ऐसा कोई रूल नहीं कि 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 1 भी आ सकता है? 2 के बाद 1 भी आ सकता है, 2 के बाद हल्का सा करेक्शन आएगा, बट वो मेजर सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं होगा नीचे की तरफ, स्टेज 1 भी बना सकता है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं। ये सर कैंडल एक दिन वाली, वन डे वाली है ये? ये सब डेली है सर, मैं इंट्राडे। हाँ डेली पे जो थर्ड स्टेज में हाँ ये बीच में रेड वाली कैंडल आई है, नीचे आई है, हाँ हाँ तो क्या हमारा माइंड सेटअप नहीं होगा कि ये तो अब नीचे जाएगा? सर उसके लिए फिर वो ना अलग मेथोडोलॉजी यहाँ पे है। माइंड सेटअप क्या है ना, जब तक ये वाला, अब देखो WD गैन स्विंग Yes. जो स्टडी है ना, हाँ। और आप बाहर के जब किसी भी ट्रेडर्स का इंटरव्यू देखोगे या उनकी जब बुक्स पढ़ोगे ना, कोई कैंडल की स्टडी नहीं करता है। ओके, कैंडल इज स्टडी इज ओनली फॉर कैंडलिस्टिक पर्पज, डोजी बन रहा है कि नहीं, फलना बन रहा है कि नहीं, ढमका, उसके लिए कैंडल है। अदरवाइज बाहर के अब्रॉड के जितने भी ट्रेडर्स हैं सब बाहर पे काम करते हैं। नहीं हम अपना माइंड सेटअप कैसे करें कि ये रुक जाए? ये यहाँ पे अभी जब ये गिरा तो स्टेज 3 तो बनाया नहीं था ना, स्टेज 3 के लिए तो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना। ओके, हाँ ये तो बनाया नहीं था, ये तो एक दिन का झटके का है, ऊपर चला गया फिर भाग गए ऊपर। ये जब तक कि 1120 रुपये क्रॉस नहीं करता है रेजिस्टेंस, और तब तक ये जो है कि स्टेज 3 में रहेगा। अब आपको वेट करना है, अगर ये वाला लेवल सक्सेसफुली तोड़ देता है 1180 वाला, ठीक है, तो फिर ये गिर जाएगा। सर अगर हम ऐसे जो ये वाली रेड कैंडल है इस पे एग्जिट नहीं मारेंगे, मतलब स्टॉप लॉस हिट? नहीं बिल्कुल, क्यों स्टॉप लॉस, तुमने यहाँ पे खरीदा हुआ है यार, ये पता है 966-70 पे खरीदा हुआ, तुमने यहाँ पे भी खरीदा हुआ, तो क्यों निकल जाओगे? यहाँ खरीदा हुआ तो टेंशन नहीं है सर। हाँ फिर तो खरीदोगे तो यही ना जब ब्रेकआउट लेगा, यहाँ पे थोड़ी खरीदना है। पर टीएस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट हो सकता है सर, क्या पता मैं तो कोई बात नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, मतलब है निकल गए तो कोई बात निकल गए तो कोई बात नहीं यार, उसमें क्या तुम्हारा पैसा खाली हो गया, दूसरे स्टॉक्स के लिए देखो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसमें जितना कमाया अगले में हाँ बिल्कुल, उसमें कोई, ये तो गलतियां ये तो होती रहेंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ये तो होता रहेगा। सर ये स्टेज एनालिसिस जो है गैन का ही पार्ट है? गैन का ही पार्ट है। गैन ने उसको दूसरे तरीके से लिखा, मेकअप डिस्ट्रीब्यूशन, पर मॉडर्न भाषा में लोगों ने इसको स्टेज एनालिसिस दे दिया है ना। तो स्टेज एनालिसिस से ज्यादा पॉपुलर है ये मेथड, लेकिन बहुत ही पावरफुल मेथड है, बहुत ही पावरफुल मेथड है। ये इंट्राडे पे भी काम करता है, पता आपको? ये जो चीजें डेली पे बनती हो तो इंट्राडे पे भी बनती है ना। 10 मिनट का चार्ट लगा के देखोगे निफ्टी में, तो ये वहां पे भी ये काम करेगा।
ऐसा थोड़ी वहां पे काम नहीं करता, वहां पे भी करेगा, बट स्टॉक्स में ऑलवेज प्ले लॉन्ग टर्म ट्रेड, डोंट पुट 10 रुपए 20 रुपए। हम आते हैं साइकिल एनालिसिस पे। बस ये छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकिल एनालिसिस। इसको टाइम साइकिल भी बोलते हैं। ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल बेस होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली साइकिल एनालिसिस में क्या होता है कि साइकिल ना रिपीट करती है, ठीक है ना। तो उसी को डब्ल्यू डी गैन ने रिपीटेटिव साइकिल के नाम से बनाया है। जैसे कि साइकिल 5 साल की होती है, 1 साल की होती है ना। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। माइनर, मेजर एंड मेगा साइकिल, ठीक है। अब 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 90 साल और 100 साल, ठीक है। 1 साल की भी साइकिल होती है, ठीक है। 4 साल, 5 साल की भी साइकिल होती है, 7 साल की भी साइकिल होती है, 10 साल की भी साइकिल होती है, ठीक है। अभी जो साइकिल आने वाली है, ध्यान रखना, हमारी मंदी कब आई थी उस पर हम अभी बाद में जाएंगे। 2008 में, ठीक है। इसके पहले कब मंदी आई थी? 2000 में, आईटी बबल 2000। एक सेकेंड सर, उसके पहले कब आई थी? 89 में, 87 से 89, ठीक है। उसके पहले बहुत इसमें सब दिया हुआ। आप ये देखो, अभी 2020 में मार्केट गिरी, ठीक है। और 2089 से 2020 कितना हो गया? 30 इयर्स, ठीक है। 2008 से 2018 10 इयर्स। 2018 में मार्केट 20% करेक्ट हुई थी, 18-20% करीब, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस तो दुनिया बता देती है। फ्यूचर में क्या होगा? 27 से लेकर के 30 के बीच में सारा पोर्टफोलियो जीरो कर दो। जो भी इन्वेस्टर है ये लिख लो, 2000 और 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था ना, उसका 100 ईयर्स साइकिल कंप्लीट होगा 29 में। और इसका फ्लक्चुएशन 2027-28 से दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी 2028-29 तक जाते जाते सारे पोर्टफोलियो जीरो करके 2 साल बैठो आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 70% का करेक्शन हो जाए, हो सकता है 80% करेक्शन हो जाए, नोबडी नोस, कुछ पता नहीं है। जब पैसा रहेगा उस समय हो सकता है 5 साल बाद आईसीआईसीआई बैंक 2000 हो जाए, 2000 के बाद वो 300 रुपये मिलेगा। तो जो 200 से 2000 कमाए उसको रखो और फिर 300 रुपया फिर डालो। इसीलिए ऑलवेज कीप कैश इन हैंड। ये टाइम साइकिल का कमाल है। इसके भी चार्ट्स आते हैं। डब्ल्यू डी गैन एस्ट्रोलॉजिकल मेथड लगा के अपने हाथ से लाइन वाइन खींच करके सब करते थे, बट इसके भी चार्ट्स आते हैं टाइम साइकिल के भी। प्लैनेटरी लाइंस बनती हैं, इसी तरह स्टॉक्स आएगा ना। जैसे बड़ी मंदी के लिए कोई रीजन भी तो बड़ा होना चाहिए ना। रीजन बता के आता है क्या? वही तो सर, 2020 को रीजन बता के आया था, 2008 को बता के आया था। कोरोना क्या बता के आया था आपको? हाँ, 2008 कौन बताया था भाई? उसमें फिर भी कोविड था। 2008 में कौन बताया था? जो स्टॉक से जो बीटीएसटी दो अगले दिन 3% ऊपर, जो बीटीएसटी दो अगले 3%। जो स्टॉक ब्रोकर साइकिल से चलता था वो महले बना लिया। जो यूफोरिया उस समय 2003 से लेकर 2007 तक था बाजार में, समझ रहे हो? जो स्टॉक लो वही 2% ऊपर, जो स्टॉक लो वही 2% ऊपर। बीटीएसटी फेमस हो गया था उस जमाने में, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। वो कोई बता, अगर आपको पता ही चल जाएगा फिर साइकिल एनालिसिस जरूरत क्या है? ये तो आपको बता रहा कि आपको आगाह होना है। हाँ, कोई भी रीजन हो सकता है। It may be 27, it may be 28. 28
इट मे बी 29। बट वो जैसे क्या है कि 27, अब जैसे 2018 में जो 15-20% करेक्शन आया था, वो 27-28 में हो सकता है 20% 15% करेक्शन आए, फिर वहां से बाजार भाग जाए, है ना। फिर वो बाजार भाग गया वहां से 29 में जाते जाते, फिर जैसे 2007 में बाजार 6300-5200 आ गई थी, फिर वो 2007 के एंड में जाते जाते फिर 6300 हो गई, वहां से जो मंदी आई बाजार में सीधा 2200 ले आई निफ्टी को। सर ऐसे भी तो हो सकता है 2029 में बीजेपी ना आए या फिर मोदी जी कुछ। यहाँ मोदी बीजेपी से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो बाइडेन के कंट्री से होगा, हमारे कंट्री से कुछ नहीं होना है। वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ कुछ नहीं होना है यार। मोदी फैक्टर 400-500 तक ही रहता है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। जो अगर मोदी नहीं आया सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा, निफ्टी 15,000 आ जाएगी। 15,000 तो 21 में भी थी, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी उससे। बट 22,000 से 6,000 तब आएगी जब बाइडेन क्या कुछ होगा। यस। हमारे यहाँ कोई मिक्स्ड इकोनॉमी है यार। 140 करोड़ घर बैठे बैठे खा लिए खाना यार, ये मामूली बात है। सर इस ज्ञान में जो है कुछ लोग ये भी फाइंड आउट करते हैं टाइम साइकिल से कि अमावस्या के दिन कुछ होता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल में है, लेकिन वो तुमको मैंने अभी बताया कि वो ज्ञान साइकिल में नहीं करते वो लोग बेसिकली एस्ट्रोलॉजी दो तरीके, मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी दो तरीके की होती है। एस्ट्रोलॉजिकल का जन्म हमारे यहाँ ही हुआ है, पहली बात आप समझो, हिंदुस्तान का ही देन है एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। वैदिक चीजें जितनी भी हैं सब इंडियंस हैं। इवन साइकोलॉजी जो यही साइकोलॉजी छोड़ो, जितने गुरु बाबा वहाँ विदेश में ट्रेनर्स हैं ना, वो यहीं से गीता पढ़ के जाते हैं, वहाँ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रखे हैं, फिर वहीं आके इंडिया में 2-2 लाख का कोर्स बेच रहे हैं। आप समझ रहे हो। सर एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी चलती है ये मैन टू मैन चलती है। मैं एक आदमी को जानता था, डेथ हो गई, वो ये शेयर मार्केट के भी बता देता था, पर लेकिन आपके पास कौन सा शेयर कब होगा वो उससे करके कैलकुलेट करता था। वो होता क्या है, देखो दो तरीके की एस्ट्रोलॉजी है इंडिया में, मतलब होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ लो। एक वैदिक, एक मुंडेन। मून पे थे। मुंडेन, ठीक है। वैदिक क्या होता है, वो बताता है आपका पर्सनल लाइफ, कि भैया बाबा जी तरक्की करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ब्याह होगा कि नहीं होगा, घर हमारा ठीक है कि नहीं ठीक है, कहाँ जमीन लेनी चाहिए, कहाँ प्लॉट लेना चाहिए, ठीक है। ये दिस इज अ पर्सनल लाइफ। जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होता है ये होता है इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल होता है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जीडीपी क्या होगी, युद्ध होगा कि नहीं होगा, स्टॉक मार्केट क्या करेगा, फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा, टू टाइप इकोनॉमी होती है। तो जो किसका, सब इंडियन है, सब इंडियन है। तो जो WD गैंड ने फोकस किया वो किस पे किया, मुंडेन पे, क्योंकि इनको मतलब नहीं है कि दीपक अरबपति बनेगा कि नहीं बनेगा, इनसे मतलब नहीं है। इनसे मतलब है कि डाउ जोन्स भागेगा कि नहीं भागेगा, इनसे ये मतलब है, ठीक है। तो ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे काम किए। अब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी पे मैं तो बिल्कुल विश्वास, मैं तो जाते नहीं, मैं कुछ नहीं पहनता। मेरे फादर डॉक्टर, इज MD, पूरी जिंदगी अंगूठियों में बिता दिए वो, ठीक है, ये वो। अब मैं आज तक जिंदगी में नहीं पहना। मेरा अपना मानना फंडा अलग है। स्टार्स है, सबके स्टार्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और अपने आप ही फिर सेटल हो जाते हैं। हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, फिर मेरी कार चोरी हो जाती है तो फिर मटके में कार ढूंढने जाते हैं, फिर बाबा बताता है कि अंगूठी पहनो, इस मटके में तुम्हारी कार है, ठीक है ना। ये सब हमारे, चूंकि हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एंजाइटी घुस जाती है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन घुस जाता है, इतने हम परेशान हो जाते हैं, तो हम उस लेवल पे चले जाते हैं। उसका फायदा ये सब उठाते हैं, ठीक है। उसका तो एक ही फंडा है, ये जो है कि फाइनेंस सेक्टर भागेगा, केतु यहाँ हो जाएगा, तो बट WD गैंड ने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को ना, एक जैसे रिलायंस का चार्ट है, समझो बात को, ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है ना। देखिए ये होता है, ये क्वालिटी तो उनके अंदर है, उन चीज़ों को साइंटिफिकली बनाया। हम साइंस में नहीं जा पाए, हम उसी चीज में अड़े रहे और हम मॉडर्न चीजों को नहीं अडॉप्ट किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि भैया ये रिलायंस का शेयर है, ठीक है, अब ये मैं प्लेनेटरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये सपोज दैट दूसरे कलर का मान लो प्लेनेटरी लाइन है। अब हमको ये लाइन क्रॉस कर रही थी, हमको लॉन्ग करना है, ये क्रॉस कर रही थी, हमको शॉर्ट करना है, ये क्रॉस कर रही थी, हमको लॉन्ग करना है। तो इस पे आपका कन्विक्शन बनेगा सर, न कि उस पे बनेगा कि राहु यहां जाएगा तो हमें ये करना है, केतु यहां जाएगा तो हमें ये करना है। तो हम इसीलिए यहाँ पे मजबूर हो गए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं, पर वो हमको चीजें भी दे रहे हैं।
एक WD गैन का सॉफ्टवेयर नहीं है प्लेनेटरी लाइंस का इंडिया में, नॉट अ सिंगल। तो हम यहां पे जाएंगे ना सर, क्योंकि प्राइस मुझे यहां दिख रहा है ना सर, यहां रिलायंस का प्राइस ये लाइन क्रॉस, प्लेनेटरी लाइन क्रॉस कर रही है यहां पे, हमको यहां पे दिख रहा है, तो हम यहां पे बाइंग करेंगे। अब जहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं रिलायंस यहां से यहां हो जाएगा, तो मैं कैसे बाय कर सकता हूं? तो हम क्या है कि हमारे साथ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम बहुत पिछले हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत पीछे हैं। दूसरा क्या है कि हमारा जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है ना सर, अभी भी बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत ट्रेडिशनल है। और इतना ट्रेडिशनल है कि अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया पिछले 20 साल से, नया कॉन्सेप्ट आ गया कि प्राइमरी एजुकेशन पे कौन कितना पैसा खर्च कर रहा है, इसका कंपटीशन लगा हुआ है। सारा फुद्दू भर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है तो पैसा ही नहीं है पेरेंट्स के पास। आप समझो बात को, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो। आपको पता है फूड इन्फ्लेशन क्या है दुनिया में? 7%, 6%, 8%, हम यही जानते हैं। और डू यू नो व्हाट इज एजुकेशनल इन्फ्लेशन? कोई बताएगा यहाँ पे क्या है? कोई बताए एजुकेशनल इन्फ्लेशन क्या है वर्ल्ड वाइड? 20% है सर। आज IIM की फीस 2008-4 में कितनी थी पता आपको? 3 लाख रुपए। सर 4 से 24 20 साल हुए ना सर, 25 लाख रुपीज हो गई। IIM जो कि सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट है सर, 25 लाख रुपीज हुई। कैलकुलेट कर लो इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन तो 7% ही है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 20% है वर्ल्ड वाइड। इसको कौन समझाए इस पेरेंट्स को कि भाई तू चाइल्ड पे क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है? कंपनी जिसके पास अपार है वो खूब उड़ाए, उसको कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास नहीं वो भी कर रहा। प्रॉब्लम तो ये है जब हायर एजुकेशन का समय आ रहा तो उनके पास पैसा नहीं है। और हमारे मम्मी पापा के पास चलो तो जमीनें थी, कोई सरकारी नौकरी कर रहा था तो वहां से सपोर्ट मिल रहा है, उनको नहीं ध्यान देना पड़ रहा है। आने वाले 30 साल में तो भी खत्म हो जाएगा ना। हमारे पास तो कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सब प्राइवेट में 80% नौकरी कर रहे हैं, ना पेंशन ना कुछ है। जवानी में तो बर्गर पिज्जा उड़ा दिए। आप समझ रहे हो बात को? इस क्रोनोलॉजी को कितने लोग समझते हैं? आधा % लोग भी नहीं समझते। आप किसी को आप समझा भी नहीं सकते। अगर हस्बैंड वाइफ इतना, इंडिया में इतनी सैलरी मिल रही है सर, 20-20, 25-25 लाख का पैकेज आरटी मिल रहा है, आरटी प्रोफेशनल को। दोनों मियाँ भी 25-26 साल के एज में 40 लाख रुपए भी कमा रहे हैं साल का। एक बच्चा, एक आदमी, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ 50 अपनी एक सैलरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे लगा दे, SIP में लगा दे सर, कितना पैसा बन। अब वो क्या करते हैं, सबसे पहले ना वो बेंगलोर में, गुड़गांव में ना 3 करोड़ का मकान ले लेंगे और जिंदगी भर EMI भरेंगे और 10 साल वेट कर लें, उससे डबल मकान EMI फ्री मिल जाएगा, डबल मकान। लेकिन कोई फोकस ही नहीं करता सर इस पे। हर किसी को तो दिखाना है ना, मम्मी पापा को भी दिखाना है कि उनको बुआ को बताना, उनको फूफा को बताना, उनको चाचा को बताना, हमने, मेरा बेटा मकान ले लिया है, मेरा बेटा गाड़ी ले लिया है, 80% डेट पे है, ये बताता ही नहीं कोई। ये क्रोनोलॉजी है। ये यहाँ, ये हमारे यहाँ नहीं था सर, ये अमेरिका में था। एवरेज अमेरिकन की सेविंग क्या है पता आपको? 95% अमेरिकन के पास $500 नहीं है अकाउंट में। पता है? $500 उनके अकाउंट में नहीं है, इमरजेंसी फंड। समझ रहे हो? हमारे यहाँ सेविंग का कल्चर समझ रहे हो? बीवियां जो निकाल लेती थी पॉकेट में, अब तो हस्बैंड मारने लगते हैं। तब के हमारे मम्मी पापा तो नहीं डांटते थे भाई, 200 रुपए निकालनी, 50 रुपए निकालनी, अब कोई निकाल के दिखाए। आप समझो बात को। ये था पहले हमारे यहाँ कल्चर, अब कल्चर नहीं है सर। हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा वो कल्चर नहीं है। उनके यहाँ अगर आप बैंकरप्ट हो जाओगे, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, उनके यहाँ तो वो रात दिन का खेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मामा फूफा नहीं बोलने आएगा कि यार उसके पास मर्सिडीज थी, अब तो सारा टैक्सी चल रहा है। हमारे यहाँ हो जाओ तो देखो, तो समाज ही नहीं जीने देगा। ये क्रोनोलॉजी समझो, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे पास नहीं है। और ये ब्लंडर्स अनपढ़ नहीं, पढ़े बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हार्वर्ड रिटर्न भी कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने से सब चीजें नहीं आती हैं। ये व्यवहारिक ज्ञान है, इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, पर्सनल लाइफ को डेवलप करना पड़ता, तब जाकर के चीजें होती हैं। सो ये सब चीजें समझने की हैं। लोग नहीं समझते हैं। तो भाई ये ट्रेडिंग में भी पूरा लागू होता है 100%। मैंने पहले बोला, पैसा कमाओ, किसी को पता ना चले। लाइफ स्टाइल को सडन चेंज नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चेंज करना लाइफ स्टाइल को। आज 2 करोड़ रुपए आ गए, कल मर्सिडीज नहीं आनी चाहिए आपके पास।
मर्सिडीज कब आनी चाहिए पता है? आपके अकाउंट्स का 500 टाइम, आपके गाड़ी का 500 टाइम्स, आप 5 टाइम्स आपके अकाउंट में पैसा हो तो वह गाड़ी लो। लग्जरीज ईएमआई पे नहीं पाली जाती हैं, नेसेसिटीज ईएमआई पे पाली जाती हैं। ठीक है, आप मर्सिडीज ले आ रहे हो तो मर्सिडीज ईएमआई पे नहीं आती है। मर्सिडीज लग्जरीज राइट नाउ फॉर इंडियन पॉपुलेशन। 1 करोड़ की गाड़ी ले आ रहे हो 20 लाख रुपए डाल करके, वो कोई बहादुरी नहीं है। आपके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए हो तो मर्सिडीज लेके आओ। आप 1 करोड़ का मकान ले रहे हो, ठीक है, 80 लाख तो ठीक है। आप 10 करोड़ का मकान लोन पे ले रहे हो, वो दैट इज लग्जरी इन इंडिया इवन टुडे। वो आपके पास, आप 100 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक हो तब 10 करोड़ का मकान लो आप। तो ये नहीं कोई समझता भाई, बहुत रेयर स्टॉप द रेयर, कोई समझाने वाला भी नहीं। जो समझाएगा वो कहेगा पहले 50,000 रुपए दो तो फिर मैं समझाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। खैर, कम टू द टॉपिक, साइकिल एनालिसिस की बात कर रहे थे। साइकिल एनालिसिस में 2027 से 30 के बीच में देखना है। इसके पहले निफ्टी, ध्यान देना, निफ्टी कहीं भी आए हमको बाय एंड डिप का ही इंतजार करना है। कहीं सेलिंग नहीं है। 10%, 15%, 28% का रिटर्न रहा इस साल निफ्टी का फाइनेंशियल ईयर में। अगर साल 15% गिर भी जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ना। उस समय हमको पैसे लगाने हैं, इंतजार करना। 27-28 तक बाजार में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। बाजार बुल ट्रेंड में रहेगी। 26,000, 27,000 भी निफ्टी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 42,000, 44,000 जा सकता है डाउ आपका, और 40,000 के लगभग है। 39,000, 39,700 करीब चल रहा, हो सकता है 37,000 आ जाए, 38,000 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली जाना ऊपर ही है। तो ये साइकिल एनालिसिस का ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। बाकी मुकेश जो है पीपीटी फॉरवर्ड कर देगा आप लोगों को। सर वो बता, हाँ, जो अमावस्या पूर्णिमा वाला था, बता तो दिया, बोला तो कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये पर्सनल लाइफ पे है। इकोनॉमिक, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है ये इकोनॉमिक साइकिल बताती है। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल बताती है तो ये। तो उसको चार्ट पे 15 डेज का बनाते हैं क्या? क्या लाइन ड्रॉ करते हैं लोग। देखो, इंडिया में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का अलग मेथड है, यूएस में पढ़ाने का अलग मेथड है। ठीक है, इकोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बाहर जो पढ़ाते हैं उनके चार्ट्स हैं प्रॉपर तरीके से। आप ना जैसे कि बाहर के कोई सॉफ्टवेयर ले लिया है टाइम एनालिसिस का, तो इंडियन मार्केट में तो वहाँ पे नहीं होगा डेटा। तो आप इंडियन मार्केट से जो डेटा प्रोवाइडर होते हैं वो डेटा देते हैं, 2,000-4,000 रुपये लेते हैं साल के। ठीक है, उन डेटा को लो आप, उन डेटा को उसमें प्लॉट करो, मतलब डालो उनके सॉफ्टवेयर में, उसका और अपने आप चार्ट बनना शुरू हो जाएगा। फिर टाइम साइकिल के चार्ट्स लगाओ, फिर उसमें स्टडी करो। ये तरीका है। इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, ऑल सॉफ्टवेयर आर फ्रॉम द अब्रॉड। यहाँ पे तो वही है, बाबा जी हैं, आ जाएंगे अब फिर वो बताने लगेंगे कि अभी फार्मा बढ़ेगा, अभी ये बढ़ेगा, अभी वो बढ़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दूं सर? जी 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 बिल्कुल। जो इन्होंने क्वेश्चन करा है ना, ये हाँ, एस्ट्रोलॉजी का अमावस्या वाला, मैंने कहा कुछ ज्यादातर तो ढोंगी है। कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, दैट इज ए साइंस, और वो कंप्यूटर पे बैठते हैं, वो पत्रा लेके नहीं बैठते। हाँ, जस्ट दैट्स आई नो। मेरे पास एक सज्जन आप तो आ गया, कंप्यूटराइज हो गया। गई है। हाँ, वो पता क्या करते थे, आज आपको शेयर मार्केट में घुसना है। राम भी वही था, रावण भी, राशि एक थी, कृष्ण भी वही था, कंस भी वही था, राशि थी। लेकिन वो जो डेट ऑफ बर्थ से निकालते थे उसको कहते थे इस सेक्टर के अंदर ये आपको सूट करता, घुस जाओ। तो मैं उससे, मेरे पेशेंट भी थे, मैं उनसे मजाक कर लेता था, तू क्यों नहीं कर लेता? कहता मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री बन जाऊँ, पर मेरे भाग्य में नहीं लिखा। जो लिखा है मैं तो सिर्फ वो बताता हूँ कि देख भाई ये नदी जा रही है, तेरे को टप करनी है, ये वाला रास्ता है ना, ये इसमें पत्थर पड़ा, यहाँ से टप के निकल जा, मैं तेरा भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन स्टॉक के केस में डेट ऑफ लिस्टिंग लेते हैं, नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते। नहीं, वो उनका अलग मेथड रहा होगा। वो दोनों को करता था, दोनों को, वो वैदिक और listing मुंडेन को इन्होंने वो कंबाइन करते थे। करके बताता था वो। इनके कहने का मतलब है, डॉक्टर साहब कहने का मतलब है कि वैदिक और मुंडेन दोनों को ना मर्ज करते थे। मर्ज करके मतलब पूरा वैदिक में जाते थे, आपका पर्सनल लाइफ लेते थे, उस डेट ऑफ बर्थ से बताते थे कि क्या आपको उससे कौन जाता सेक्टर, था उस समय कौन सा सेक्टर आपके लिए सूट करेगा, कौन से स्टॉक सूट करेगा, वो बताते थे। अच्छा, वो ये भी नहीं कहता था ये कर लो इतना चला जाएगा, हाँ। नहीं इस सेक्टर में घुस जाओ, हाँ, इसमें फायदा वो मिलेगा। ज्यादातर ना वो साइकिल एनालिसिस से क्या फायदा है, देखिए मैं आपको बताऊं। साइकिल एनालिसिस से जो एक फायदा, आपने बहुत सही बात बोली कि ना ज्यादातर अगर हम प्लेनेटरी लाइन लगाते हैं तब तो अपने आप ड्रॉ कर देगा। अदरवाइज आप अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप बात करते हो तो सेक्टर की ही बातें करता है कि अब इस बार फार्मा में तेजी आएगी। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, फार्मा के जो टॉप क्लास स्टॉक है ना, वो अपनी जो WDN की स्टडी है ना उसको लगा के रखो, अपनी चॉइस कर लो, उसको चॉइस करो,
तो ये सेक्टर आइडेंटिफिकेशन में जो रोटेशनल सेक्टर होगा उसके लिए बड़ा फायदा करेगा। यस यस। तो ये सारी चीजें होती हैं। मुकेश टाइम देखते रहना, हो गया। तो 30 ईयर साइकिल होती है, 20 ईयर साइकिल होती है, 10 ईयर होती है, 7 ईयर होती है, ये मैंने बताया, ठीक है। मंथली साइकिल भी होती है और 60 ईयर 50 ईयर साइकिल भी होती है। इसमें दिखाया 2007 1947, उसके बाद 60 ईयर पॉइंट 2007 आया, 1947 इकोनॉमिक हिस्ट्री में था, उसके बाद आया 2007। ये आपको पीपीटी दे दिया जाएगा, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद 50 ईयर साइकिल 1997 में आया था, 97 में आया था। उसके बाद 30 ईयर साइकिल 2021 में आया, 30 ईयर साइकिल, ठीक है, 2021 में आया। तो वहां से बाजार जब रैली ली तो जबरदस्त तरीके से भागी बाजार वहां से, ठीक है। और 80-89 की जो फॉल था, अगर वहां से लिए होते अगर आप, तो 2019-2020 का जो वो था मंदी था, वो काउंट हो जाता आपका, क्योंकि 89 में मंदी आया था, ठीक है, मेजर आया था मंदी 89 में, ठीक है। वहां से फिर आपका 30 ईयर 2020 बनता है, तो वहां से भी जबरदस्त तरीके से आया। फिर 91 में फिर दोबारा वहां हल्की सी मंदी आई थी, तेजी आई थी। 91 से जो तेजी आना शुरू 92-93 तक गया था, उसके बाद हर्षद मेहता कांड आ गया था, फिर बाजार नीचे आ गई थी, ठीक है। उसके बाद वहां के लिए 2021 फिर 2000 में आया 20 ईयर साइकिल 2000, फिर 2020 में आया करेक्शन। तो इस तरीके से जो है ये साइकिल एनालिसिस आपका 1-1.5 साल का डिफरेंस में आपको बता देता है कि हमको क्या रहना है, अलर्ट रहना है। सबसे बड़ा साइकिल कितने ईयर का होगा? 100 ईयर्स की साइकिल होती है। 100 ईयर का होगा, 99? 100 ईयर 99 एक ही मान सर लो। इसमें देखा जाए तो ज्यादातर केसेस मेगा साइकिल, हाँ, ज्यादातर केसेस में देखा जाए तो 10 के मल्टीपल में ही सब कुछ हो रहा है। 10 के मल्टीपल में भी हो रहा है, 7 के मल्टीपल में भी हो रहा है, 8 के मल्टीपल में भी हो रहा है। लेकिन मेजर करेक्शन जो है वो सब करेक्शन होते हैं, जो छोटे छोटे हैं ना 10 वाले। मेजर जो डिफरेंस आता है वो मान चलो कि 10 साल वाला जो साइकिल है उसमें लगभग मान चलो कि 40 से 45% का करेक्शन होता है। 20 से 30% वाले में 60% का करेक्शन आने के चांसेस रहते हैं। 100 ईयर की साइकिल तो हम पहली बार देखेंगे 2029 में, उसमें क्या होता, कितना करेक्शन आता हो तो सामने आएगा, तब पता चलेगा। 2008 से फिर 2018 दुनिया भर चीजें हैं। अब इसको जो है आप स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। पीपीटी दे देना मुकेश, ठीक है। तो हम मोटा मोटा सारी चीजें। आपको क्या लगता है कि जैसे गैन सिस्टम में एक स्क्वायर ऑफ 9 है, फिर गैन फैन भी है, तो आप किसको ज्यादा तवज्जो देते हैं? नहीं, मैं गैन देखो, हर चीज, हर स्टडी अलग अलग है, हर का सॉफ्टवेयर अलग अलग है। गैन स्क्वायर ऑफ 9 का सॉफ्टवेयर 2.5 लाख रुपए का है, पता है। इसलिए मैं जितने का कोर्स नहीं उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर है वो, तो आई नेवर प्रीफर। और मैं नंबर सिस्टम एक्सेल सीट से भी लोग काम बना करके पढ़ाते हैं, लोग 70,000-80,000 रुपए लेते हैं। मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं पहले बताया कि एक्सेल सीट से क्या प्रॉब्लम है कि 2012 212 रुपये बोला, 12 की जगह अगर 11 आ गया या 13 आ गया तो सौदा नहीं ले पाओगे आप, बट चार्ट्स पे आप ले सकते हो। तो मैं जो WD गैन में पढ़ाता हूँ, मैं 2 चीजें पढ़ाता हूँ। एक तो मेरा इंट्राडे का सिस्टम है जो कि निफ्टी के लिए है और क्रूड ऑयल के लिए है, क्रिप्टो के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से भाई किस किस में काम कर रहे हो बता देना। और उसके अलावा जो है स्विंग के लिए जबरदस्त तरीके से WD गैन स्विंग है। स्विंग डिफरेंट मेथड है, 3-4 मेथड और स्विंग का, उसको अप्लाई करते हैं, वो दैट इज फेबुलस है। उसके अलावा गैन फैन भी हम लगाते हैं, ठीक है, गैन फैन भी हम कहीं कहीं लगा लेते हैं, समझ रहे हो। तो 3-4 चीजें जो बैठ, गैन स्क्वायर ऑफ 9 का सेपरेट अलग कोर्स है, उसके लिए फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो सेपरेट स्टडी है, सेपरेट उसको लगा कर सकते हो। बट उसके प्रॉब्लम क्या है कि उसका सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है। दैट सॉफ्टवेयर कॉस्ट इज 2.5 लाख रुपीज। गैनजिला पे यार मैंने यूज किया गैनजिला, लेकिन गैनजिला का डेटा नहीं मिल रहा है इंडिया में। और डेटा, क्योंकि डेटा जो फॉर्मेट डेटा बोल रहा है, मैंने बहुत जगह ट्राई किया वो डेटा, मुकेश ने बहुत जगह ट्राई किया, मैं बॉम्बे भी गया था डेटा के लिए, बट वो डेटा ही नहीं मिल रहा, उसके फॉर्मेट में डेटा हमको नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए गैनजिला भी यूज करना टफ हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो फ्री है बट डेटा नहीं मिल रहा उसके फॉर्मेट में। गैनजिला इज ए फ्री सॉफ्टवेयर, इट्स वेरी गुड फॉर गैन स्क्वायर ऑफ 9, बट डेटा नहीं मिला। मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं उसके फॉर्मेट में हमको डेटा मिले। डेटा नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे, बैंक सेलिंग कहाँ करोगे, वो तो चाहिए। तो ये है। सो जो मेरा मेथड है, एब्सोल्यूट स्विंग्स एंड इंट्राडे के लिए जो मेथड है वो दैट इज मोर देन इनफ। सर एक जो अभी आपने बताया निफ्टी के लिए जो इंट्राडे का है स्विंग, उसके कुछ इनपुट बताओगे क्या, क्या ट्रेडिंग व्यू के लिए क्या उसमें मेथड्स यूज करने हैं, जैसे टाइम फ्रेम है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं? तो
यार अब वो सब चीज़ें तो उसमें जो मेन कोर्स में आओगे ना उसमें सारी डिटेल पड़े। 250 पेज का पीपीटी है। इसके अलावा मैंने 450 पेज का पीपीटी माइंडसेट बनाया हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा। 450 पेज की माइंडसेट पे सिर्फ पीपीटी है, पता है। और दैट पीपीटी वाज नॉट ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट बट योर पर्सनल लाइफ आल्सो। और जो भी कोर्स कितने पेज की पीपीटी है जो आपको मैंने दिया अभी? ऐसा हो सब 250 पेज की पीपीटी है जो मेरे कोर्सेज के हैं, 257 पेज पूछे हैं। है ना। और 350-400 पेज के सिर्फ साइकोलॉजी माइंडसेट की पीपीटी है। सर ईओडी बेसिस पे ज्ञान का कौन सा नियम जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं? तो सभी फॉलो करते हैं ईओडी पे। तो इंट्राडे तो मुझे जुआ लगता है। नहीं, इंट्राडे नॉट स्टॉक्स, इंट्राडे निफ्टी में काम करो। जो मेथड मैंने डेवलप किया है इस वर्ष 1200-1500 पॉइंट आपको दे रहा है महीने का। क्या चाहिए आपको? ठीक है, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर वाइंड अप करा जाए। So it's been really lovely, Mayank sir, बहुत अच्छे से आपने लिया. So I want anybody, if you have the last, like हमारे पास कुछ minutes बचे हुए हैं, any question, any doubt regarding the session जो सर ने लिया, or anything, please go ahead and please put your inputs कि कैसा लगा आपको session, कोई कुछ अगर बोलना चाहे तो टाइम इन्वेस्ट करो, रिसर्च करो, अच्छे वीडियोस देखो, नॉलेज गेन करो, देखो कहाँ से मिल रहा है। क्योंकि यार हमारा जो ब्रेन है ना यार, सबसे बड़ा हार्ड डिस्क है, राइट। वो कभी सबसे बड़ा हार्ड, आप जितना अच्छा इंफॉर्मेशन ले सकते हो वो लो, स्टोर करो और उसको फिर डिप्लॉय करो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।